सब लोगों को नमस्कार। और आज के इस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शैक्षिक संस्थाओं के बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। आज की जो पाठशाला है, इस पाठशाला में मुख्य रूप से जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है शैक्षिक संस्थाएं और शैक्षिक संस्थाओं में टीम का निर्माण, उनका प्रबंधन और उसमें एक लीडरशिप की भूमिका। तो शैक्षिक संस्थाएं या शैक्षिक संस्थाओं में टीम और उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे कि एक नेतृत्व की क्या भूमिका होती है, लीडर की क्या भूमिका होती है, नेतृत्व की भूमिका। जैसा कि जानते हैं कि हमेशा से शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि वही संस्थाएं अच्छे से काम कर पाती हैं जिनके पास एक अच्छी टीम बनती है, एक अच्छी मजबूत, सशक्त, डेडिकेटेड और अपने कार्यों के प्रति पूरी श्रद्धा से लगी हुई टीम जो है वो संस्था के सारे कार्यक्रमों को अच्छे से संपन्न करती है और संस्था का जो भी उद्देश्य है वो पूरा होता है। आज थोड़ा हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये शैक्षिक संस्थाओं में टीम अपने आप बन जाता है, सिर्फ शैक्षिक संस्थाओं में जुड़ने से टीम बन जाता है। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के काम करने के लिए हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, है ना, लोगों के समूह को जोड़ते हैं और ये शुरुआती चरण में हम कहते हैं ये लोगों का एक समूह बनता है संस्थाओं में। तो हम मुख्य रूप से इसकी बात करें तो ये एक समूह की बात है। लोग आए और एक साथ जुड़े, काम करना है। अब ये धीरे धीरे ये समूह जो है आगे बढ़ता है, काम करता है, अपनी यात्रा करता है और धीरे धीरे हम ये कहते हैं कि एक टीम के रूप में काम करने लग जाता है। तो ये जो इसकी समूह से टीम की यात्रा है, किसी भी संस्थान के समूह की या टीम की आप बात करें तो एक यात्रा है। मैं जिस पर जोर दे रहा हूं, ये जोर दे रहा हूं कि अपने आप सिर्फ लोगों को नियुक्त करने से टीम नहीं बनती, सिर्फ लोग आ जाएं उससे टीम नहीं बनती। लोग आते हैं और धीरे 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 यही टीम के लोग, यही समूह के लोग आगे चलकर एक टीम के रूप में काम करने लगते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, शुरुआत की समूह और एक टीम के रूप में काम करना, दोनों में एक अंतर है। यानी धीरे धीरे संस्थाओं में समूह के रूप से हम टीम की ओर अग्रसर होते हैं और ये एक यात्रा है। हम ये भी कहते हैं कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, स्टैटिक नहीं है। पत्थर के मूर्तियां नहीं है जो आपने 10 मूर्तियां रख दी और टीम बन गया और ये काम करने लगे। ये लोग हैं, जीवंत लोग हैं, उनके आपस के बीच की बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन प्रक्रियाओं को होते हुए धीरे 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 ये सारे लोग, एक समय आता है जब टीम के रूप में काम करने लगते हैं। समूह से टीम बनने की अगर यात्रा देखें, प्रक्रिया देखें, तो इसके अंतर्गत में कई चरण आते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि इनके चरणों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। इस यात्रा की पहला चरण, जिसको हम कहते हैं पहला चरण, चरण नंबर 1, ये चरण जो, और ये अगर हम इन चरणों को अगर अच्छे से समझे तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे जिससे हम लोगों को ये समझ में आ जाए। तो अगर इन चरणों को आप देखेंगे तो जो पहला चरण होता है, चरण नंबर 1, इस चरण को हम कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज ऑफ टीम।
ये टीम, ये समूह, और यहाँ पर मूल रूप से समूह के रूप में लोग जुड़ते हैं और कई बार उनके जुड़ने का मकसद सिर्फ नौकरी करना होता है, कुछ काम करना होता है। जो संस्था के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के प्रति एक कटिबद्धता दिखाते हुए वो जुड़ते हैं और समूह के रूप में काम करते हैं। पहला चरण में आप आमतौर पर आप किसी भी समूह में देखेंगे किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण आपको दिखाई देंगे, कोई भी व्यक्ति जो समूह में जुड़ेगा वो अपने व्यवस्थाओं को लेकर शामिल है कि नहीं, वो उसकी बहुत सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो उस समूह में शामिल हुआ कि नहीं। तो व्यवस्थाओं को लेकर बहुत चिंतित होती है, व्यवस्था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बैठेगा, है ना, कौन सा जगह होगा, समय क्या होगा, कार्य क्या होगा उसका, इन सब चीजों को लेकर वो परेशान हो जाते हैं। आप शुरुआत में देखेंगे अधिकतर लोग बहुत, है ना, उनमें एक दिखावटी भाव होता है, एक बनावटी सा भाव होता है, पूरी तरह से समूह में जुड़ने के प्रति चिंतित होते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, टीम में कहाँ है। आप संस्थाओं में देखेंगे, सर मैं कहाँ बैठूंगा, मेरी कुर्सी कहाँ होगी, मुझे किसको रिपोर्ट करना होगा, मेरा क्या कार्य होगा, मेरी भूमिका क्या होगी, कब मुझे आना होगा। आप शुरुआत में देखेंगे बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना बजे ऑफिस शुरू होगा, कितना बजे बंद होगा, कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, ये इस तरह के प्रश्न, ये इस तरह की सारी जो शुरुआती लक्षण आपको दिखाई देंगे, ये समूह के शुरुआती लक्षण है। ये फॉर्मिंग स्टेज के बहुत सारे लक्षण है जिसमें व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। कहाँ बैठेगा, पंखा चलेगा तो उसको हवा लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना, मेज बड़ा है कि छोटा है, ड्रावर का ताला लगता है कि नहीं लगता है। इन सब व्यवस्थाओं में बहुत। एक और प्रक्रिया देखेंगे कि जो सत्ता है उसके नजदीक होने का हमेशा प्रयास करेगा। जो सस्ता है उसके पास जाना, बार बार नाश्ता करना, छोटी छोटी चीजों को भी दिखलाना, ये सब भाव हो जाता है। ये फॉर्मिंग स्टेज के चरण है। ये चरण चलता है, जितना जल्दी आपने उस चरण को आगे बढ़ाए तो फिर दूसरा चरण शुरू होता है, चरण नंबर 2। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे संस्था में फिट हो गया, उसकी जगह तय हो गई, उसकी भूमिका तय हो गई। अब थोड़े दिन गुजर गए। अब दूसरा चरण में क्या होता है कि एक मानव स्वभाव है कि समूह में जब भी व्यक्ति काम करने जाता है तो एक अपनी पहचान का संकट खड़ा होता है। वो क्या है, उसमें किस तरह की क्षमताएं हैं, वो कितना कर सकता है काम, है ना, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत चिंतित होता है। और ये पहचान के चलते जो है आप अधिकतर देखेंगे एक उथल पुथल की स्थिति जो है समूह में दिखाई देती है। और ये उथल पुथल किसी गलत कारणों से नहीं है, पर व्यक्ति अपने पहचान के लिए एक संघर्ष करता है। तो पहचान के लिए अधिकतर क्या करता है आप देखेंगे, है ना, दुगड्डे या तिगड्डे बनते हैं समूह में। और संस्थाओं में आप देखेंगे यानी सब ग्रुप बनता है। तिगड्डे 2-3 लोग किसी न किसी रूप में वो अपने से उनके साथ वो एक तारतम्य जोड़ता है। एक तरह की पढ़ाई हो, एक तरह की भाषा हो, एक तरह की जाति हो, एक तरह का सेक्स हो, है ना, कहीं ना कहीं एक कुछ समानता ढूंढ के उसके साथ नजदीकी संबंध बना लेते हैं। और वो नजदीकी संबंध उनमें जरा उत्साह का संचार करता है, थोड़ा पावरफुल महसूस करने लगते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं। आप देखेंगे यही समय होता है जब संस्थाओं पर ये पॉलिसी ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, एसी आपका ठंडा कम करता है, हमने उस संस्था में देखा वहाँ एसी हमारा बड़ा अच्छा था, यहाँ कुर्सी हिलती है, वहाँ वाला कुर्सी नहीं है। पहचान बनाने का छोटा सा काम दीजिए तो बड़ा विस्तार से वो प्रस्तुत करेंगे। तो दुगड्डे तिगड्डे जब मिल जाते हैं तो वो दोनों मिलकर और भी पावर एंजॉय करते हैं और बहुत सारी चीजों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। यहां आप देखेंगे कार्य जो है उस पर ध्यान कम होता है, पर इन सब बातों पर हमारी पहचान, हमारा अनुभव, हमारा महत्व, हमने क्या काम किया है, इन सब पे बहुत जोर आता है।
जो नॉर्म्स, संस्थाओं में जो भी नॉर्म्स, कायदे कानून है, यहाँ आप देखेंगे इन पर हमेशा प्रश्न खड़े करते हैं। ये अच्छा नहीं है, 9:30 बजे से बुलाने में क्या अर्थ है? अरे काम तो उतना ही करेंगे, 10 बजे से होता तो ज्यादा अच्छा है। छुट्टी मिलेगा कि नहीं, कंपनसेटरी मिलेगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा ये? और नॉर्म्स पर बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। और ये जो है संघर्ष आप अधिकतर देखेंगे। संघर्ष मैं वो उस रूप में नहीं कर रहा हूं, पर संस्था में एक उथल पुथल का भाव, एक संघर्ष का भाव दिखाई देगा। ये समय होता है जब संस्था में बहुत सारे जो है बहुत सारे मतभेद पैदा होते हैं। और ये जो है चलता रहता है। अब हम लोग आए तीसरे चरण में। फिर अब थोड़े दिन तक ये चलता रहता है, फिर धीरे धीरे लोगों की पहचान बनाती है। जो अच्छा लिखता है वो स्थापित हो जाता है, अच्छा लिखता है। जो खराब लिखता है वो दिखने लगता है। जो कटिबद्धता से काम करता है वो कटिबद्ध दिखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लोग अपने अपने पहचान के अनुसार समूह में स्थापित हो जाते हैं, जो जैसा है। उसके बाद ये थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर हम लोग जो है वो तीसरे चरण में आते हैं। तीसरा चरण जिसको हम कहते हैं, ये तीसरा चरण आता है। यहां पर आप देखेंगे कि अब कुछ चीजें जो है आपको सिम्टम जो लक्षण दिखाई देंगे, समूह के लोग जो यात्रा के अंदर में जो आपको लक्षण दिखाई देंगे। अब थोड़े थोड़े लोग जो है ना घुलने मिलने लगे हैं, दूसरों से भी मिलना शुरू हो गया है। अब ये जो गड्ढे और तिगड्ढे बने हैं ये थोड़ा टूटने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ आएंगे, दूसरों के साथ भी आने लगते हैं, उनके साथ भी थोड़ा संबंध व्यापक होने लगता है। संस्था में सबके पास जाते हैं, मिलने लगते हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे लोग थोड़ा कार्य पर ध्यान, ये शुरुआत हो जाती है। जो काम करना है उसको किया जाए, इंपॉर्टेंट है। जिस काम के लिए आए हैं थोड़ा काम भी करने की जरूरत है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो मतभेद हैं, जो संघर्ष है, पहचान है, तो पहचान का संघर्ष जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो पहचान की लड़ाई जो है, पहचान का संकट जो है ये कम हो जाता है। अब चिंतित है, लोगों को पता है जिसकी जो क्षमताएं लोग जान गए हैं, जिसकी जो कमियां हैं लोग जान गए हैं, तो फिर वो उसको बहुत जो है अब वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहां आप एक चीज और देखेंगे कि जो नॉर्म्स है संस्था की, जो भी नॉर्म्स है, मर्यादाएं हैं, संस्था की संस्कृति के अंतर्गत में जो चीजें तय हैं, अब धीरे धीरे उसका पालन होने लगता है। लोग उसका पालन करने लगते हैं, अपने आप पालन करने लगते हैं और उसको मानने लगते हैं। अब ये संकट नहीं है। बहुत सारे जो उनके प्रश्न खड़े होते हैं शुरुआत में, एक दो लोग मिलकर कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मुझे याद है सहभागी में एक बार एक सज्जन आए और काफी पढ़े लिखे, बड़ा अनुभवी थे। तो 4-5 दिन उन्होंने काम किया। 5वें दिन उन्होंने मुझे पत्र भेजा कि सर आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा आ जाओ। बात हुई। उन्होंने कहा सर मैंने बहुत ध्यान से अध्ययन किया, यहाँ की HR सिस्टम जो है आपका बहुत गड़बड़ है। हमने बोला अच्छा भाई कैसे गड़बड़ है? और ये तब कहा जब संस्था कम से कम 23 साल का काम हो चुका था। उन्होंने यहाँ बहुत सारी गड़बड़ी है और ये संस्था कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। हमने कहा भाई आप विशेषज्ञ हैं, बताइए क्या किया जा सकता है। मैं चाहता तो उनको चुप करा सकता था, डांट दे सकता। मैंने थोड़ा सा उनसे थोड़ी मजे में भी पूछा कि भाई आप बताओ, तुम थोड़ी प्लानिंग बताओ, आप बताओ कहाँ कहाँ ये हो जाता है। और जो उनको इतना स्पेस दिया तो उन्होंने बड़े ध्यान से जब थोड़ा लिख के लाए, काम किया, तो धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आई कि भाई ये 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे से चल रही है, अभी ऐसी कोई संकट नहीं हुई, तो आगे भी चलता रहेगा। तो कई बार लोग अपनी पहचान बनाने के लिए है ना, अपनी विद्वता जो है और ये भाव दिखता है। पर तीसरे चरण में धीरे धीरे थोड़ा नॉर्म्स वगैरह का पालन करने लगते हैं लोग, कार्य के प्रति जो है दूसरे लोगों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ, अन्य के साथ
थोड़ा आत्मीयता संबंध, थोड़ा आत्मीयता का भाव जो है पैदा हो जाता है, थोड़ा आत्मीय संबंध बनने लगता है। लोगों को लगता है कि वे दूसरे लोग भी हैं और अपने जो को वर्कर हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके कामों में मदद करते हैं, उनको सपोर्ट। और ये यात्रा जो है इस तरह से चरणों में जो है, पहले चरण से दूसरे चरण से तीसरे चरण जो है ये चलता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शुरुआत में संस्थाओं के आए हुए लोगों का समूह धीरे धीरे अपनी यात्रा कर रहा है और हम 3 चरणों में इस यात्रा को देखें। अब इसका अगला जो चरण है वो हम कहते हैं वो चौथा चरण है। अब थोड़ा हम ये देखें कि चौथे चरण में क्या होता है। तो आप अगर चौथे चरण में अगर आप देखें तो मूल रूप से, और ये चरण कोई निश्चित समय के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि 3 महीना पहला चरण, 6 महीना, कई बार किसी एक चरण में बहुत लंबा समय लग सकता है। ये इस पर तय होता है कि हम अपने टीम के, अपने समूह के सदस्यों को किस रूप में फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप जितने प्रभावी ढंग से फैसिलिटेट करेंगे, चरणों का ये समय जो है उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। चौथा चरण में आपको मुख्य सिम्टम क्या दिखाई देता है? चौथे चरण में मुख्य सिम्टम जो दिखाई देता है, हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान, हर समूह के जो सदस्यों का एक अपनी पहचान हो जाती है। सदस्य की अपनी पहचान, और ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है टीम का, क्योंकि जो लोग हैं, इसका अर्थ है कि जो लोग हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, कौन सा काम अच्छा करते हैं, कौन सा काम अच्छा नहीं कर पाते हैं, उन सब की स्पष्ट पहचान हो जाती है। उसको लेकर बुरा भाव मन में नहीं होता है। इनफैक्ट फिर टीम जो है उन क्षमताओं को यूज करती है और वो जो क्षमताएं कमजोर है उसका प्रबंधन करती है ताकि वो उससे संस्था को नुकसान नहीं हो। और स्वीकार्यता होती है, व्यक्ति भी जानता है कि मेरी ये क्षमता है, मेरी ये क्षमता कम है, और वो पहचान का संकट खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि काफी कुछ समूह जो है अब अपनी स्वनिर्धारित, अपने आप से स्व उत्प्रेरित, हम जिसको कहते हैं, अपने आप से स्वयं संचालित समूह के रूप में काम करने लगता है। स्वयं संचालित हर एक चीजों पर आप शुरुआत के चरणों में देखेंगे तो हमेशा सत्ता की तरफ, हम कहते हैं ना कि वो पावर लुकिंग बिहेवियर होता है कि भाई सत्ता तय करे हर बार। आज 5 मिनट पहले जा सकते हैं तो डायरेक्टर साहब कहेंगे तभी जाएंगे। पर अब क्या होता है, स्वयं संचालित होने लगता है। समूह अपने आप में बहुत सारी चीजों को संचालित करता है, जिसमें गड़बड़ होता है वो खुद भी आपस में करते हैं। कई बार छोटे मोटे मतभेदों का प्रबंधन खुद करने लगता है। संचार में अगर कोई संकट खड़ा हो रहा है तो खुद समूह उसको अपने से नियंत्रित होकर वह अपने से आगे बढ़कर और उसका ये करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कार्यों के प्रति पूर्ण कटिबद्धता, जिस काम के लिए समूह बना है, लोग साथ में आए हैं, संस्था का जो काम है उसके प्रति पूर्ण कटिबद्धता, सभी अपनी अपनी क्षमताओं का नाम जो जितना जाने, तो कार्यों के प्रति पूर्ण कटिबद्धता और सभी के साथ आत्मीय संबंध। तो आपको वहां दिखाई देगा सभी के साथ आत्मीय संबंध। वो जो शुरुआती जो झंझट है वो खत्म हो गया, एक दूसरे को स्नेह है, मान है, सम्मान है, वो सारी चीज। और स्वयं संचालित क्षमताओं, अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग, एक तो क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है और कार्यों के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना ग्रुप शुरू हो जाता है, कर लेता है, और इस तरह से ग्रुप अपने काम को कर। और हम यहीं पे कहते हैं कि अगर चौथे चरण में पहुंचा हुआ ये ग्रुप इन सारी विशेषताओं को अगर लंबे समय तक बनाए रखता है,
है ना, इसका प्रबंधन स्वयं करने लगता है, धीरे धीरे पूरी कटिबद्धता और जवाबदेही का संचालन करने लगता है, तो फिर यही समूह एक टीम के रूप में काम करने लगती है। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें समय लगे। तो अगर हम इस रूप में देखें तो टीम का अर्थ है कि संस्थाओं में जुड़े वो सारे लोग जो पहचान के संकट से परे हो गए हैं, सभी अपनी क्षमताओं और अपनी अक्षमताओं के अनुरूप अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, कार्यों के प्रति पूर्ण कटिबद्धता है, सभी के साथ पूर्ण आत्मीय संबंध का भाव है और अपनी अपनी क्षमताओं का महत्तम उपयोग कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और लगातार प्रयास करते हैं, तो फिर यही समूह टीम बनकर काम करने लग जाता है। और यही टीम भाव हम कहते हैं ना, टीम स्पिरिट, ये है टीम की स्पिरिट। ये स्पिरिट होना चाहिए कि जो लोग हैं, सभी में क्षमताएं हैं, सभी में कमियां हैं, उन इस स्पिरिट के साथ जो भी दिया हुआ काम है वो हम कैसे करें। देखिए मैं क्यों जोर दे रहा हूं, शैक्षिक संस्थाओं में आप देखेंगे आमतौर पर कोई भी शैक्षिक संस्था जाइए, बोले हमारी टीम है, कोई संस्था नहीं कहती कि हमारा समूह है, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो समूह जब तक टीम नहीं बनेंगे नहीं हो सकता है। अगर आप खेल खेल रहे हैं, जीतना है, तो अगर खेल में अगर समूह बना है, अगर वो टीम नहीं बनी है, तो वो समूह कभी भी खेल नहीं जीत सकता है। फुटबॉल के 11 खिलाड़ी हैं और अभी झगड़ा हो रहा है कि सेंटर फॉरवर्ड कौन खेलेगा, 2 लोग नाराज हैं, 3 लोगों का दुगड्डा बना हुआ है, उसने पास दिया, उसने खुद पीछे अपने मार लिया गोल। ये जीत नहीं सकता है। जीतने के लिए आवश्यक है कि टीम पूरी कटिबद्धता से अपनी क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध बनाकर और पूरी लक्ष्य के साथ जीतने की भावना से काम करें। तो ये इस दृष्टिकोण से बहुत जरूरत है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का काम कहीं ना कहीं पर एक जीतने का काम है। वर्षों से जो समाज की जो स्टेटस है, जो स्टेटस को बना हुआ है, एक इस तरह के एक बल है जो समाज को भेदभाव और अलगाव और ये जो शोषण जो है उसको बनाए रखने में बहुत मजबूती से लगा हुआ है। अगर उस सामाजिक व्यवस्था को तोड़कर और हम नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो इसको एक खेल के रूप में टीम भाव से, ये टीम स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है। ये टीम स्पिरिट में लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे और तभी ये बदलाव संभव नहीं है। अगर हम आपस में अभी पहचान के लिए झगड़ रहे हैं, हम मान रहे हैं हम अच्छे हैं, वो खराब है, तो ये फिर काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम एक टीम के रूप में काम करें, क्योंकि ये जो सामाजिक परिवर्तन का काम है, ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और अगर हम अपनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, समूह खुद पहले और दूसरे चरण में उलझा हुआ है, तो गड़बड़ हो सकती है। इसमें कई और प्रश्न आते हैं जो सोचा आपको बता दूं, बहुत जरूरी है। एक तो मुझे लगता है कि टीम, हमेशा लोग कहते हैं भाई समूह बना तो फिर ऐसे ही बढ़ते रहती है। नहीं, इसको बढ़ाए रखने के लिए नियमित रूप से इसको फैसिलिटेट करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है, पहले चरण से दूसरे चरण। और हर चरणों के लिए फैसिलिटेशन की बहुत आवश्यकता है। पहले चरण में व्यक्ति नया आया है, पहला दिन से कमिटमेंट नहीं होगा, उसको थोड़ा मौका दीजिए, कुछ लिखने दीजिए, कुछ पढ़ने दीजिए, कुछ बोलने दीजिए, भ्रमण में भेजिए। खराब काम करके भी लाए, बोलिए बहुत अच्छा, वेरी वेल डन, है ना, फिर से प्रयास कीजिए। फिर दूसरे चरण में थोड़ा और मौका दीजिए, लोगों को घुलने मिलने दीजिए, एक दूसरे के प्रोजेक्ट में जाने दीजिए। तीसरे चरण में धीरे धीरे उनके प्रयासों को और प्रोत्साहित कीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको जवाबदेही दीजिए। और चौथे चरण में एक समूह, एक पूरी टीम के जो निर्णय है उसको आदर दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, तो धीरे धीरे ये समूह जो है एक टीम के रूप में काम करने लग जाएगा। तो ये लीडरशिप की भूमिका है, ये अपने आप नहीं होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस भूमिका को नहीं समझते, कई जगह क्या होता है, पहले दिन ही आपको किसी ने कुछ कह दिया संस्था के बारे में और बहुत नाराज हो गए, आपने उसको निकाल बाहर किया,
फिर धीरे धीरे कभी टीम नहीं बन सकती। लोगों को स्पेस देना पड़ता है, लोगों को मौका देना पड़ता है और आपको एक्टिवली फैसिलिटेट करना पड़ता है। इस दौरान आपको एक चीज और दिखाई देगा कि जब आप कई चरणों में होंगे तो हर टीम बिल्डिंग के दौरान कुछ इश्यूज निकल के आते हैं। एक जो इश्यू होता है, इश्यू ऑफ इंक्लूजन, शामिल होने का मुद्दा। हर टीम शामिल होने के मुद्दे से जूझता है। तो कुछ इश्यूज जो है वो इश्यूज की मैं थोड़ा बात करता हूं। पहला जो इश्यूज है वो शामिल होने का मुद्दा, इश्यू ऑफ इंक्लूजन, ट्रिपल आई कहते हैं, इश्यू ऑफ इंक्लूजन। हर संस्था में जो व्यक्ति आता है उसकी पहली चिंता ये होती है कि मैं इस समूह का भाग हूं कि नहीं। और ये भाव, ये मुद्दा जो है पहले चरण में भी रहता है और थोड़ा बहुत दूसरे चरण तक लगातार चलता रहता है हर सदस्य। इसलिए आप इसको फैसिलिटेट कीजिए, उसको विश्वास दिलाइए, उसका सर्विस फॉर्म भर दीजिए, है ना, उसको पीएफ में अगर आप दे रहे हैं तो वो दीजिए, अगर आप जो भी सुविधाएं दे रहे हैं बता दीजिए, उसको कितनी छुट्टियां मिली है बता दीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, तो वो उसका मुद्दा जल्दी खत्म होगा। फिर दूसरा मुद्दा जो आता है इश्यू ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का मुद्दा। आइडेंटिटी, जिस मुद्दे के लिए मैं जिस रूप में हूं लोग मुझे वो पहचाने। ये कुछ लोगों का दूसरे चरण में शुरू हो जाता है और तीसरे चरण यहां भी चलता रहता है। ये मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जितना अनुभवी हूं, जितना जानकार हूं, जितना दक्ष हूं, मेरी वो पहचान हो। वो पहचान दिलाइए उसकी। अच्छे काम के लिए प्रशंसा कीजिए, जो काम ठीक से नहीं हुआ उसको थोड़ा सा आप उसको सजेस्ट कीजिए, उसको फीडबैक दीजिए, बीच बीच में उसको बताइए। धीरे धीरे उसकी एक पहचान स्थापित होगी तो उसका मुद्दा जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये मुद्दा चलता रहेगा। और तीसरे और चौथे चरण में जो मुद्दा जो आता है वो आत्मीयता का मुद्दा है, इंटीमेसी, हम कहते हैं इश्यू ऑफ इंटीमेसी। अगर आत्मीय संबंध नहीं हो लोगों के बीच में तो व्यक्ति जो है समूह में कष्ट महसूस करता है और ये मुद्दा इसका यहां चलता रहता है। इनफैक्ट तीसरे चरण से शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति समूह में जिन सदस्यों के साथ काम करता है उसमें एक इंटीमेसी चाहता है, एक मानवीय संबंध, एक दोस्ताना संबंध, एक सहयोग का संबंध चाहता है। और ये संबंध जो है उसको मोटिवेट करता है, उसको ग्रुप में और ज्यादा काम करने को प्रोत्साहित करता है। ये मुद्दा अगर उसका रिजॉल्व हो गया वो व्यक्ति और गहराई से जुड़ता है। तो मूल रूप से हम देखेंगे तो टीम बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं पर लीडरशिप की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई जगहों में आप देखेंगे नया संस्था नहीं है, टीम बना हुआ, एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है। आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देख सकते हैं कि एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, आते के साथ वो पहले चरण में आता है, उसकी कहाँ है जगह, कहाँ है, क्या बैठेगा, ये है, किस रूप में है, शामिल होने का मुद्दा उसके लिए बहुत हाई रहता है। इसी चक्कर में वो घूमता रहता है, छोटा छोटा काम दिखाएगा, संस्था के जो लीडर हैं उनके सामने जानबूझकर जाएगा, नमस्ते करेगा, गुड मॉर्निंग इतनी जोर से बोलेगा कि सबको सुनाई दे दे। ये चलता रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो फिर एक दो ऐसे लोगों को ढूंढ लेगा, उनके साथ थोड़ी बहुत इस संस्था में ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ी कमियां दिखाएगा, थोड़ा ये दिखाएगा कि मैं ज्यादा अनुभवी हूँ, मुझसे ज्यादा आता है, ये करते हैं, वो करते हैं। थोड़ा संघर्ष चलता रहे। वहां पर फैसिलिटेट कीजिए, थोड़ा मौका दीजिए, इंटरेक्ट कराइए, लोगों को मिलाइए, उसको और मौके दीजिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब इश्यू ऑफ आइडेंटिटी से खत्म हो गया तो अब तीसरे चरण में आएगा। तीसरे चरण में अब थोड़ा थोड़ा काम में ध्यान देने लगेगा, अब थोड़ा थोड़ा नॉर्म्स मानने लगेगा। नहीं तो शुरुआत में यहाँ पर बहुत नॉर्म्स पर प्रॉब्लम खड़े करे। हमारे यहाँ हमको याद है कि जब जब कोई नया व्यक्ति आता है सबसे पहले प्रश्न होगा, सर कंपनसेटरी लीव मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं कई बार संडे को करते हैं, ट्रेनिंग चलती है तो सैटरडे संडे है, तो कंपनसेटरी का मुद्दा फिर हम लोग हंस के टालते रहते हैं, मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक समय आता है वो मांगना बंद कर देता है, उसको भी समझ में आता है जब ट्रेनिंग चल रही है
तो सैटरडे संडे नहीं देखा जा सकता। तो कई बार आप उस मुद्दे को ढूंढने के लिए या उस मुद्दे को पर समझ बनाने के लिए समय देते हैं, और फिर चौथे चरण में आते आते जो है एक आत्मीय संबंध बनता है। यहां आप देखेंगे अब व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को टीम का भाग समझने लगता है और पूरी कटिबद्धता, पूरी संजीदगी से काम करने लगता है। इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई पहले दिन आया और कहते हैं इसमें कमिटमेंट नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति पहला दिन कमिटमेंट के लिए नहीं आता है। व्यक्ति पहले दिन से संस्था में कमिटमेंट पैदा नहीं करता है। व्यक्ति नौकरी करने के लिए आता है। आप वो कमिटमेंट पैदा करने के लिए उसको स्पेस देते हैं, उसको जगह देते हैं, उसके मुद्दे को समझते हैं। कई बार उसकी कंप्लेन बहुत जेन्युइन होती है, उस कंप्लेन को समझते हैं, उसको मौका देते हैं। फिर धीरे धीरे ये यात्रा, पर ये हर बार कोई भी नया व्यक्ति संस्था में आएगा वो इसी यात्रा से करेगा। और कई बार ये यात्रा सिर्फ ऐसे नहीं चलती है, ये यात्रा वापस भी लौट आती है। मुझे याद है कई जगहों में होता है। मुझे याद है एक समय था जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बार 5-6 एक साथ नए लोग नियुक्त हुए थे, एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल डिग्री था, MSW करके, और बहुत सारी जगहों से आए थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुराने थे, वर्षों से सहभागी में काम कर रहे थे। मैंने 10-15 दिन बाद नोटिस किया कि लोग थोड़े चुप हैं, बहुत बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने एक से पूछा भाई क्या बात है आजकल, तो क्या है? तो किसी ने बड़ा मुस्कुराते हुए, सर आप सहभागी में लोग हंसना बंद कर दिए। मेरे कान खड़े हुए, मैं सहभागी में हंसना क्यों बंद कर दिए? हम लोग तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पर पीछे का जो मैसेज है, फिर मैंने बड़ा ढूंढा, लोगों से बात की, क्योंकि बहुत आसान नहीं था। हम पूछे भाई आपको लगता है सहभागी में लोग अब कम मुस्कुराते हैं या नहीं, कम खुश हैं? नहीं सर ऐसा तो नहीं लगता, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। पर जब बहुत ढूंढा तो तब पता चला कि जो नए प्रोफेशनल जैसे लोग आए हैं 5-6 लोग, और जो पुराने हैं जो वर्षों से सहभागी में काम कर रहे हैं, उनके बीच की एक दूरी है। जो पुराने लोगों को लगता है कि भाई हमने सारी चीजें खड़ी की और ये नए लोग आज लैपटॉप और अंग्रेजी लेके आए और आज छा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नई स्किल थी, नई क्षमताएं थी। वो प्रोजेक्ट प्रपोजल, वो PERT CPM और वो लॉजिकल फ्रेमवर्क बना सकते थे। पर ये अपनी कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ते और वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को लेकर, और ये संघर्ष चल रहा है। फिर जब हम लोगों ने इसको समझा, इस पे बातचीत की, समझाया और ये कहा कि जिस तरह से उनकी कमिटमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उसी तरह से नए स्किल जरूरी है। और जब लोगों ने समझा, इस पर बहुत बातचीत किया, तो फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लग गए। और मैं बीच में चेक करता हूँ कि सहभागी में लोग ठीक ठाक मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। तो ये लगातार चलता है। पहले व्यक्ति जब आता है तो फिर ये चारों चरणों से गुजरता हुआ तब टीम का हिस्सा बनता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से वो टीम का हिस्सा बन जाता है। और यहाँ पर ये भूमिका स्वैच्छिक संस्थाओं के लीडर की है। लीडर को वो स्पेस बनाना होगा, वो एक जगह बनानी होगी। जब भी कोई एक नया व्यक्ति होगा उसके लिए आपको पूरी योजना बनानी होगी। कई बार हम एक मेंटरशिप, तो पुराने साथियों को मेंटर बना देते हैं कि वो उनका मेंटरशिप करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी समस्याओं को। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ 2-3 लोगों को ये काम करने को दीजिए। पर ये टीम बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया है, लगातार चलते रहती है। और जिस दिन ये ढीला हुआ, कमजोर हुआ, ये टीम की यात्रा को पीछे लौटने में थोड़ी भी देर नहीं होती है। ये पीछे लौट सकती है और हो सकता है कि फिर से पहले चरण में आ जाए कि हम किस लिए आए थे, क्यों आए थे, क्या हो गया, कहाँ जाना था, हम कहाँ पहुँच गए। तो ये यात्रा पीछे भी लौट सकती है और इसकी जवाबदारी संस्था प्रमुख की है, संस्था के लीडरशिप की है, और वो लगातार इसको फैसिलिटेट करें। एक्टिव फैसिलिटेशन प्री कंडीशन है किसी भी टीम बिल्डिंग के लिए। अगर आप एक्टिवली फैसिलिटेट नहीं, और फैसिलिटेट तभी हो सकता है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चल रहा है टीम में, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप फैसिलिटेट करते हैं। और अगर जब आप फैसिलिटेट अच्छे से कर सकते हैं तो फिर टीम काम करती है। और जब तक ये टीम नहीं बने, स्वैच्छिक संस्थाओं में सामाजिक परिवर्तन का जो हमारा सपना है वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।